दोस्तों नमस्कार। हम राष्ट्रीय काव्य धारा के पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने इसके आरंभिक विषय बिंदु राष्ट्रीय काव्य धारा का उद्भव और विकास, इसका सम्यक अध्ययन किया। इसके बाद हमने राष्ट्रीय काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया और अब हम पाठ्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवियों पर चर्चा करेंगे। तो आज हम जिस विशिष्ट कवि की चर्चा करेंगे वे राष्ट्रीय वे मूलतः द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं, किंतु चूंकि हमारा ये जो राष्ट्रीय काव्य धारा है यह द्विवेदी युग से लेकर के छायावादोत्तर काव्य तक की जो समयावधि थी उसके जो विशिष्ट कवि ऐसे रहे जिन्होंने राष्ट्रीय काव्य धारा की महत्वपूर्ण रचनाएं रची, उन सब को इसमें शामिल किया गया है। तो राष्ट्रीय काव्य धारा के आरंभिक दिनों के बहुत ही मूर्धन्य, सशक्त और प्रखर कवि मैथिली शरण गुप्त आज हमारे अध्ययन के केंद्र में है। आइए हम इनका अध्ययन करते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त सन 1886 को झांसी उत्तर प्रदेश के चीर गांव में एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण धार्मिक प्रवृत्ति के भजन पूजन एवं कथा वार्ता के अभ्यासी थे। माता काशीबाई भी ईश्वरोपासना में तल्लीन रहती। स्वभावतः गुप्त जी पर भी इस वातावरण का प्रभाव पड़ा। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा झांसी के राजकीय विद्यालय में हुई और आगे विस्तार में उन्होंने सारा अध्ययन स्व अध्ययन के अंतर्गत पाया, जिसमें उन्होंने संस्कृत, हिंदी तथा बंगला साहित्य का अध्ययन किया। साथ ही इतिहास, पुराण, कथा साहित्य एवं उपन्यास साहित्य का भी अध्ययन भरपूर तरीके से किया। इनके पिता भक्त, कवि, कलाविद और छंद शास्त्र के ज्ञाता थे। गुप्त जी अपनी 15-16 की अवस्था में ही अपने पिता द्वारा लिखित काव्य शैली के अनुकरण से अपने लेखन का आरंभ करते हैं। पारिवारिक जीवन में इन्हें थोड़ा कष्ट रहा क्योंकि आरंभ में इनकी 2 पत्नियों की मृत्यु हो गई। इसके उपरांत तीसरी पत्नी सरयू से एकमात्र पुत्र श्री उर्मिला शरण गुप्त जी हुए, जिन्होंने गुप्त जी के प्रकाशन का कार्यभार संभाला। कवि की स्वर्ण जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी ने उन्हें मैथिली काव्यमान ग्रंथ भेंट करते हुए राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया। गुप्त जी को साहित्य जगत में दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता रहा है तथा इनके जन्म दिवस 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह भी एक सम्मान सूचक है हमारे आदरणीय गुप्त जी के लिए। इन्होंने चिरगांव में 1911 में साहित्य सदन नाम से स्वयं के प्रेस का आरंभ किया और झांसी में 1954-55 में मानस मुद्रण की स्थापना की। आगे चलकर जब प्रयाग में सरस्वती की स्वर्ण जयंती, सरस्वती पत्रिका की स्वर्ण जयंती का समारोह आयोजित किया गया तो उसकी अध्यक्षता का गुरुभार गुप्त जी को ही सौंपा गया। 1936 में साकेत के लिए हिंदुस्तानी एकेडमी पुरस्कार और 1938 में मंगलाचरण पारितोषिक उन्हें दिया गया। 1946 में हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें साहित्य वाचस्पति से अलंकृत किया। 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से उन्हें डिलीट की उपाधि सम्मानपूर्वक दिया गया। 1952 में गुप्त जी राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। 1964 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। इसी वर्ष उनका निधन भी हुआ। मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचनाओं की संख्या
34 के आसपास मानी जाती है। गुप्त जी सतत रूप से 50 वर्षों तक काव्य लेखन करते रहे। मूल काव्य रचनाओं के अलावा गुप्त जी ने उर्दू, संस्कृत और बांग्ला के ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। अनुदित पुस्तकों की संख्या 9 मानी जाती है। यहाँ मैं इनके काव्य संग्रहों की एक सूची आपको दे रही हूँ जो कालक्रमानुसार ही है। जयद्रथ वध, रंग में भंग, भारत भारती, किसान, वैतालिक, शकुंतला, पंचवटी, अवध, स्वदेश संगीत, हिंदू, त्रिपथगा, गुरुकुल, विकटभट्ट, झंकार, साकेत, यशोधरा, मंगलधर, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, कुणाल गीत, विश्व वेदना, काबा और करबला, अजीत, प्रदीक्षिणा, अंजलि और अर्घ्य, पृथ्वीपुत्र, जय भारत, दिवोदास, राजा और प्रजा, विष्णुप्रिया, जयनी, सैरंध्री, रत्नावली, लीला, उच्छ्वास, पद्य प्रबंध एवं पत्रावली। अनुवाद ग्रंथ हैं विरहणी वज्रांगना, मेघनाथ वध, प्लासी का युद्ध, रुबाइयत उमर खयाम, स्वप्नवासव दत्ता, दूत घटोत्कच, गीतामृत वृत्त संहार, वीरांगना आदि। नवजागरण की चेतना का विकास 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना के रूप में सामने आया। सन 1885 में कांग्रेस महासभा की स्थापना, सन 1905 में बंगाल के विभाजन और देश में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों के कारण जो जागृति हुई, उसके फलस्वरूप भारतीय साहित्य में राष्ट्रीय भावना का स्वर ऊंचा हुआ, जिसकी अभिव्यक्ति प्रथमतः भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य में हुई। भारतेंदु और उनके कविमंडल ने देश की दुर्दशा एवं पराधीनता के दुख को जनता के समक्ष उपस्थित किया। आगे चलकर गांधी जी के नेतृत्व में देशव्यापी राष्ट्रीय आंदोलन ने राष्ट्रीय चेतना का रूप ग्रहण किया। नवजागरण एवं राष्ट्रीय चेतना काव्य भारतीय साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। भारतेंदु युग में राष्ट्रीय चेतना का सूत्रपात हुआ, वह द्विवेदी युग में और भी मुखरित होता गया। जनमानस में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए और वर्तमान दुर्दशा के कारणों को जानने के लिए मैथिली शरण गुप्त ने अतीत के वैभवशाली भारत का चित्र अपनी कविताओं में सांस्कृतिक गरिमा एवं राष्ट्र गौरव का संचार हो तथा सारे देशवासी मिलकर गुलामी की श्रृंखलाओं को तोड़कर एक स्वतंत्र भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके, इसके लिए लगातार वे प्रयासरत रहे। गुप्त जी ने मुख्यतः रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाओं के प्रसंगों का चुनाव कर भव्य एवं उदात्त चरित्रों का प्रशंसनीय चित्र उकेरा। स्वयं गुप्त जी ने इस बात पर बल देते हुए कहा है अपने निबंध कविता किस ढंग की हो, इसमें उन्होंने कहा है, इस देश में असंख्य आदर्श जन हो गए हैं। उनकी धार्मिकता, वीरता, उदारता, परोपकारिता और न्यायप्रियता एवं शील और सौजन्य आदि गुणों से इतिहास आलोकित हो रहा है। इनके ऊपर अनेक काव्य, नाटक आदि लिखे जा सकते हैं। ऐसे काव्य चरित्र गठन में सहायक ही नहीं होते बल्कि उसके कारण भी होते हैं। गुप्त जी अतीत की वैभवशाली परंपरा में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि भारत की प्राचीन सभ्यता ही जनता को वह संदेश, वह प्रेरणा दे सकती है जिससे राष्ट्रीय भावना का निर्माण हो सके, हमारा वर्तमान उज्जवल बन सके। भारत भारती में उनकी पंक्तियां हम उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं। ज्यों ज्यों प्रचुर प्राचीनता की खोज बढ़ती जाएगी, ज्यों ज्यों प्रचुर प्राचीनता की खोज बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों हमारी उच्चता पर ओप चढ़ती जाएगी। गुप्त जी की आस्तिकता और निष्ठा ने उनके अतीत प्रेम और नैतिक चेतना को दृढ़ बना दिया, जिससे उन्होंने अतीत चित्रण के साथ साथ नवजागरण की ज्योति भी जलाई।
शताब्दियों से उपेक्षित एवं प्रताड़ित नारी को पहली बार भारतीय नवजागरण और सुधारवादी आंदोलनों के कारण सकारात्मक विचार मिला। इस नवचेतना के संचार द्वारा सदियों से नारी के प्रति चली आ रही कुप्रथाओं और रूढ़ी रीतियों का जोरदार विरोध आरंभ हुआ। गुप्त जी की काव्य चेतना पर नारी संबंधी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा। इसी से उन्होंने नारी के उदात्त दैवीय रूप, शक्ति, पवित्रता, सात्विकता आदि के साथ साथ सहयोगिनी रूप को भी स्वीकार किया। उनकी पंक्तियां हैं: अनुकूल आद्या शक्ति की सुखदायिनी जो स्फूर्ति है, सदधर्म की मूर्ति और पवित्रता की पूर्ति है, नर जाति की जननी तथा शुभ शांति की स्वतस्विनी, हाँ दैव नारी जाति की कैसी यहाँ है दुर्गति। पुनः देखिए, अनुकूल आद्या शक्ति की सुखदायिनी जो स्फूर्ति है, सदधर्म जो मूर्ति और पवित्रता की पूर्ति है, नर जाति की जननी तथा शुभ शांति की स्वतस्विनी, हाँ दैव नारी जाति की कैसी यहाँ है दुर्गति। इन्होंने साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया, रत्नावली, जयनी आदि रचनाओं में भावमयी, प्रेरणामयी स्वरूप में नारी का चित्रण किया है। नारी की महत्ता को रेखांकित करते हुए साकेत में इन्होंने लक्ष्मण के द्वारा कहवाया है: अवस अबला तुम सकल बल वीरता, विश्व की गंभीरता ध्रुव धीरता। लक्ष्मण कह रहे हैं उर्मिला को, अवस अबला तुम अवस अबला नहीं हो, सकल बल वीरता, विश्व की गंभीरता ध्रुव धीरता हो तुम। तो इस तरह हमने देखा कि उन्होंने अपने काव्य में बार बार स्त्रियों की सद्भावना और उदात्ततापूर्ण उन्होंने छवि उकेरी है। गुप्त जी के काव्य पर मानवतावादी विचारधारा का भी गहरा प्रभाव रहा है। उनके काव्य विषय अधिकतर पौराणिक कथानकों पर आधारित होते थे, लेकिन मानवीयता के धर्म को भी उजागर करते थे। आस्था के केंद्र में मनुष्य ही है। तथापि विशेष रूप से नहुस और देवोदास काव्य में इस दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए मानव के स्वावलंबी बनने और विकास की ओर बढ़ने के संकल्प को दृढ़तापूर्वक अभिव्यक्त भी किया है। गुप्त जी की आरंभिक रचनाएं कोलकाता से निकलने वाले वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के परिचय के बाद कविताएं सरस्वती में प्रकाशित होने लगीं। आगे चलकर गुप्त जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु माना और अपना पूरा लेखन उनके आदेश, उपदेश और स्नेहमय प्रोत्साहन को समर्पित कर दिया। वस्तुतः आचार्य द्विवेदी के मार्गदर्शन में गुप्त जी की काव्य भाषा प्रांजल, खड़ी बोली, तत्सम बहुल एवं सौष्ठवपूर्ण हुई। इन्होंने प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य दोनों की रचनाएं की और इनकी शब्द शक्तियां तथा अलंकारों के प्रयोग के साथ साथ मुहावरों का प्रयोग भी इनके काव्य को अप्रतिम बनाता रहा। गुप्त जी स्वभाव से ही लोक संग्रही कवि थे। उनका काव्य एक और वैष्णव भावना से परिपूर्ण था, तो साथ ही जागरण व सुधार युग की राष्ट्रीय नैतिक चेतना से अनुप्राणित भी। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीतिक जीवन में आने से पूर्व ही गुप्त जी का युवा मन गरम दल में तत्कालीन क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित हो चुका था। जयद्रथ वध और भारत भारती में कवि का क्रांतिकारी स्वर सुनाई पड़ता है। बाद में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और विनोबा भावे के संपर्क में आने के कारण गांधीवाद के व्यवहारिक पक्ष और सुधारवादी आंदोलनों के वे
परम समर्थक बने और अपने लेखन के द्वारा इन्हीं विचारधाराओं को उन्होंने शब्द शक्तियों और समर्थ अलंकारों, समुन्नत मुहावरों के प्रयोग के साथ साकार करते रहे। 16 अप्रैल 1941 को सत्याग्रह में भाग लेने के कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पहले झांसी, फिर आगरा जेल में डाला गया। 7 महीने कारावास में रहने के बाद आरोप सिद्ध न हो पाने के कारण इन्हें छोड़ा गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि गुप्त जी विचार, भावना एवं मन प्राण से आजीवन देश को समर्पित रहे। मित्रों, इस प्रकार हमने महान प्रखर कवि मैथिली शरण गुप्त का अध्ययन विश्लेषण किया। उम्मीद करती हूँ आप इसे ठीक ठीक ग्रहण कर पाए होंगे। अगली व्याख्या में हम अगले कवि के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए